जय हिंद साथियों, आइए एक बार हम लोग फिर नए क्वेश्चन पेपर को लेकर चल रहे हैं। और नया क्वेश्चन पेपर आपके 2021 सेकंड पेपर को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। इसमें 2021 सेकंड का एनडीए पेपर है और इस एनडीए पेपर का आज हम सिनोनिम्स उठा रहे हैं। सिनोनिम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जैसा कि एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि 2022 का जो फर्स्ट पेपर था उस पर हम लोगों ने वोकैब पर डिस्कशन किया, फिर उसके स्पॉटिंग एरर पे फिर आपको हम अगला जो पेपर लेके आ रहे हैं वो 2021 का सेकंड पेपर है एनडीए का, और उसके हम सिनोनिम्स पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ करके अन्य पेपर्स को भी लेके चलेंगे। तो इसमें सिनोनिम्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन चल रहा है, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी चल रहा है। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है। और अब चलिए हम लोग बात करने से बढ़िया है सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और सिनोनिम्स में इसमें हमें निकालना है एक सही ऑप्शन, सही वर्ड, और उसके अनुसार सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला वर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ बोर्ड पे। इसमें लिखा है ही इज इसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है और इसका अंडरलाइन वर्ड का ही सूटेबल हमको सिनोनिम्स बनाना है। लो ब्रो पर्सन में लो ब्रो को उसने अंडरलाइन किया है और लो ब्रो को सही आंसर निकालना है। क्या होगा इसका मीनिंग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें लिखा है कोर्स, ऑप्शन में नेक्स्ट रखा है प्राउड, ऑप्शन में नेक्स्ट रखा है उसने पैशनेट, और ऑप्शन में नेक्स्ट रखा है वो पैथेटिक। और इस पे हम लोग को डिस्कशन करना है और उस डिस्कशन में ये चीज़ें क्लियर करनी है कि कौन सा सटीक वर्ड होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ही सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में लिखा है ही इज इसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो का क्या मतलब होता है ये जानिए। हाई ब्रो और लो ब्रो दो शब्द होता है। हाई ब्रो का मतलब होता है काफ़ी उच्च शिक्षित व्यक्ति, काफ़ी योग्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, हाई ब्रो। लो ब्रो का मतलब क्या होता है, मूर्ख, गंवार, अशिक्षित व्यक्ति के रूप में लो ब्रो का प्रयोग किया जाता है। जब यह व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है तो ऐसा वर्ड आता है, लेकिन अगर ये किसी थिंग्स पे, किसी वस्तु पे लागू होता है तो भद्दा, बेकार, निरर्थक ऐसा शब्द मिलता है और ऐसा अर्थ आता है उसका। तो यहाँ पे हम लोग बात करें लो ब्रो का, तो लो ब्रो का अर्थ जो होगा वह होगा अशिक्षित या भद्दा या बेकार, ये मीनिंग होगा। अब लो ब्रो के सेंस में जब हम लोग कोई वर्ड लाएंगे तो यहाँ पे आपका सिनोनिम्स इनका बनता है कोर्स, रफ, अनसोफिस्टिकेटेड, अनअट्रैक्टिव, अनएजुकेटेड, स्टूपिड, डल, रस्टिक। ये शब्द इनके सिनोनिम्स के रूप में आएंगे। कोर्स, रफ, अनसोफिस्टिकेटेड, अनअट्रैक्टिव, अनएजुकेटेड, स्टूपिड, डल, रस्टिक शब्द इसमें लेते हैं। तो ये शब्द आपका लो ब्रो का सिनोनिम्स बनता है। क्वेश्चन के अनुसार यदि हम बात करें तो लो ब्रो का करेक्ट आंसर मिल रहा है सिनोनिम्स के रूप में ए। प्राउड का मतलब होता है गर्व, पैशनेट का मतलब होता है जुनून, और पैथेटिक का मतलब होता है खिन्नता, दुखी, है ना। तो यहाँ पे गर्व की बात करता है, ये भद्दा की बात करता है, ये जुनून की बात करता है, ये आपका दुख की बात करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मीनिंग, और मीनिंग के अनुसार सटीक वर्ड आप इसका बना लीजिए, ठीक है। और इसके अनुसार एक एक वर्ड्स को लिख भी लीजिए ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें और स्पष्ट रहें, ठीक है। अब इसी पर एक वर्ड जो हाई ब्रो है, इसका जो दूसरा एग्जैक्ट एंटोनिम्स बनता है उसका भी हम सिनोनिम्स लिखवा देंगे ताकि हो सकता है उससे भी कुछ रिलेटेड वर्ड्स आपके पास तक आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और वो वर्ड हो सके एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाए तो और भी अच्छा होगा। तो इन पर आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसमें अब इसको मैं हटा रहा हूँ और इसका जो अगला वर्ड है हाई ब्रो उसको लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। इसी का अगला वर्ड है हाई ब्रो। हाई ब्रो का मतलब होता है वेल एजुकेटेड, डिग्निफाइड पर्सनैलिटी बोलते हैं इसको, है ना। डिग्निफाइड पर्सनैलिटी जो होता है उसके लिए हाई ब्रो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका एजुकेटेड सिनोनिम्स बनेगा इसका, यहाँ पे इसका लर्नेड होगा, यहाँ पे इरूडाइट होगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड होगा, यहाँ पे सावंत वर्ड्स भी शामिल होगा, यहाँ पे एलिट भी होगा। ये सभी शब्द इसमें आपका आएगा हाई ब्रो में, ठीक है। हाई ब्रो लो ब्रो का एंटोनिम्स पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम किसी थिंग्स पे इस शब्द को ले जाएंगे तो उसका आकर्षक होगा, उसका वेल इस्टेब्लिश्ड होगा, ये सभी शब्द उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे हम रखते हैं, देखिए उसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये लो ब्रो से रिलेटेड वर्ड है जो उसका एंटोनिम्स है, ध्यान रखिएगा। लो ब्रो का ये एंटोनिम्स है, ठीक है, हाई ब्रो। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बोर्ड पर और उसको लिखते हैं, इसको हटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला वर्ड है हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप। हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप। नॉस्टैल्जिया को उसने क्या किया, अंडरलाइन किया हुआ है और इसका हमें सिनोनिम्स बनाना है, ढूंढना है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो लिखा हुआ है एक्साइटमेंट, इसमें बी लिखा हुआ है लॉन्गिंग, सी लिखा हुआ है हैप्पीनेस और डी लिखा हुआ है एबिलिटी। ये वर्ड है और इसका हम लोग को सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, अब आप लोग देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉस्टैल्जिया एक तरह का डिजीज माना जाता है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज होता है, मानसिक तौर पे बीमारी को इससे नॉस्टैल्जिया के रूप में देखते हैं, जिसको हम दूसरे और बहुत ही ईजी वे में कहते हैं होम सिक। होम सिक का अर्थ होता है जो बंदा घर में ही रहता हो, घर से बाहर न निकलता हो। अगर घर से बाहर कहीं उसे भेज दिया जाता है तो उसे तमाम कठिनाइयाँ समस्याओं का सामना करना होता है। वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से वह सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है, बैक पुनः घर पे आ जाता है ना। तो उसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। अति खिन्नता महसूस करता है, दुख महसूस करता है और घर में रहता है तो उसे आनंद अच्छा लगता है। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब ज़्यादा खिन्न या दुखी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं इसका जो दूसरा सिनोनिम्स होता है होम सिक, इसका होता है, ठीक है। इसमें एक्साइटमेंट का अर्थ होता है उत्साही या उत्साह। लॉन्गिंग का मतलब होता है डीप सैड, अति दुखी, ठीक है। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, क्षमता, दक्षता। तो अब उस आधार पे हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर बनता है लॉन्गिंग, लॉन्गिंग, ठीक है। होम सिक और इसका दूसरा जो सिनोनिम्स आप बनाएंगे डिस्ट्रेस्ड, इसका दूसरा सिनोनिम्स होगा। डिस्ट्रेस्ड बंदा है, वह दुखी बंदा है, ठीक है। वह अपने को हमेशा दुखों में लेता है, बाहर जाता है तो अंदर है तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो भी वो उस तरह का बहुत ही खुश मिजाज में नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग अपनाते हैं ऐसे शब्दों का। तो होम सिक, डिस्ट्रेस्ड या
लॉन्गिंग शब्द को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट वर्ड है और इस वर्ड का सिनोनिम्स बनता है बी। अगला वर्ड हम लोग बोर्ड पे ले रहे हैं और इस पर हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखा है, अब बोर्ड पे लिखते हैं उसको, इनको हटा रहे हैं। नॉस्टैल्जिया से एक बात और यहाँ पे बता दें, नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स है, उसको भी लिख लिया जाए। इसमें आपका होम सिक है, रेमिनिसेंस है, नॉस्टैल्जिया में आप लोग लिख लीजिएगा होम सिक, रेमिनिसेंस, इसमें लॉन्गिंग भी है, इसमें आपका मेलांकोलिक भी है, मेलांकोली भी आएगा। ठीक है, और रिकॉल वर्ड भी आता है कि वह पुनः वापस हो जाता है, तो ये इसके सिनोनिम्स के रूप में लिखे जाएंगे होम सिक का। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की आप बात करते हैं तो एंटोनिम्स की बात में अब ये वर्ड प्लीज्ड हो जाएगा, चीयरफुल या चीयर, नाउन के फॉर्म में है तो प्लेजर हो जाएगा, चीयर हो जाएगा, एन्जॉय हो जाएगा, जोबिलिटी हो जाएगा। ये वर्ड्स इसमें शामिल होंगे जो एंटोनिम्स के रूप में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है इसका, या एडजस्ट भी हो जाएगा इसमें, एडजस्ट क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जाकर के एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनको भी हम लिख सकते हैं और इनको लिख करके अपने कलेक्शन को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हम लिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थर्ड नंबर है, लिखा है हिज ट्रॉन्सी, अंडरलाइंड है, इज डेट्रीमेंटल, इज डेट्रीमेंटल। ट्रॉन्सी का हमें सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है लॉयल्टी, बी लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, सी लिखा हुआ है ऑनेस्टी और डी लिखा हुआ है एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म। ठीक है, अब इनमें से हमको एग्जैक्ट वर्ड निकालना है। ट्रॉन्सी का क्या मीनिंग होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो ट्रॉन्सी का मीनिंग होता है बिना किसी सूचना के स्थान छोड़ देना, क्लास छोड़ देना, अनुपस्थित रहना, इसका अर्थ होता है। इसका मीनिंग आप निकालेंगे तो सीधे हम कहते हैं अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित रहने वाला। ठीक है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के वो व्यक्ति अनुपस्थित हो जाए, गायब हो जाए, भाग जाए, है ना, तो उसके लिए हम लोग ट्रॉन्सी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर ड्यूटी से, जिम्मेदारी से भी बाहर होता है, भागता रहता है, तो उसे हम ट्रॉन्सी शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मतलब वह व्यक्ति जो टोटली दूर हो, है ना, किसी जिम्मेदारी से, कर्तव्य से या किसी क्लास से, तो वहाँ पे ट्रॉन्सी शब्द को हम लोग लाते हैं। लॉयल्टी का जो मीनिंग होता है वो आप सबको मालूम है, जिम्मेदारी होता है। इंटेग्रिटी, कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, इंटेग्रिटी पर सत्यनिष्ठा, वफादारी, अखंडता की बात आई थी वहाँ पे, तो सत्यनिष्ठा होगा। ठीक है, ऑनेस्टी आप सब लोग जानते हैं, ईमानदारी होता है। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति।
ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब इनमें से एग्जैक्ट वर्ड जो हमारा है सिनोनिम्स के रूप में मिला डी, और इसका अगर दूसरा सिनोनिम्स आप बनाएंगे तो दूसरा सिनोनिम्स होगा अब्सेंस, नॉन अटेंडेंस। ये दूसरे सिनोनिम्स के रूप में शब्द आएंगे, अब्सेंस, नॉन अटेंडेंस, यानी शामिल न रहता हो या अनुपस्थित रहता हो, उसके लिए ट्रांसिटिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरे वर्ड के रूप में एब्सेंटिज्म आपका वर्ड है, यहाँ पे तीसरा इसका सिनोनिम्स बनेगा। तो ये चीज़ें हम सबको ध्यान देनी है और सीखना और समझना है, ठीक है। एंटोनिम्स के रूप में आप जब आएंगे, इसका जो वर्ड है उसका एंटोनिम्स के रूप में, तो वहाँ पे फिर इसका हो जाएगा प्रेजेंस, ठीक है। तो इस तरह से इस वर्ड का एग्जैक्ट आंसर डी होगा। चलिए अब अगला वर्ड मैं बोर्ड पे रखता हूँ और उसका क्या आंसर होगा उसको देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड आपका बोर्ड पे आ रहा है, उसको देखते हैं हम लोग। अगला 4 नंबर वर्ड है ही इज अ मैलिफिसेंट पर्सन। मैलिफिसेंट को उसने अंडरलाइन किया हुआ है और ऑप्शन में दे रखा है जेनरस, बी में दे रखा है कनिंग, सी में दे रखा है क्रिमिनल और डी में रखा है फ्रेंडली। ये इनका वर्ड्स है और इनका एग्जैक्ट सिनोनिम्स हम लोगों को बनाना है। अब आप लोग देखें और उसके अनुसार सही वर्ड्स को सिलेक्ट करें। आप लोगों को याद दिलाएं कि हमने कल जो एंटोनिम्स के वर्ड्स बता रहे थे 2022 का, उसके फर्स्ट पेपर का, उसमें शब्द कुछ था मेल से रिलेटेड, जिसको हम लोगों ने मैलिवोलेंट बोला था। मैलिवोलेंट बेनिवोलेंट का एंटोनिम्स के रूप में आया हुआ था, है ना। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो मैल वर्ड है इसका मतलब होता है इल अथवा बैड, है ना, बुरा शब्द होता है, ठीक है। प्रोफिशिएंट कुशल दक्ष होता है। मैलिफिसेंट क्या होगा, तो मैलिफिसेंट का मतलब बुरा दुर्गुण से युक्त व्यक्ति होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दुर्गुण से युक्त व्यक्ति जो बनेगा तो वहाँ पे हम दुर्गुण बोलेंगे, बुरा व्यक्ति बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे, ठीक है। व्यक्ति के लिए जब लागू होता है तब, और वस्तु के लिए लागू होता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, नुकसानदायक होता है, विषैला होता है, ये शब्द वहाँ पे होगा, जहरीला होता है। तो अब वस्तु के लिए यदि हम कहें तो नुकसानदायक शब्द सबसे बड़े यहाँ है, नुकसानदायक, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मफुल, ठीक है। तो ये वस्तु के लिए होगा और ये व्यक्ति के लिए होगा। जब व्यक्ति की बात करते हैं यानी पर्सन के लिए हम लोग इनको यूज करेंगे तो पर्सन के रूप में ये क्रिमिनल शब्द आएगा, पर्सन के रूप में ऑफेंसिव शब्द आएगा, ठीक है। वस्तु के रूप में लेंगे तो हीनस वर्ड का यूज होगा, हार्मफुल वर्ड का यूज होगा, टॉक्सिक वर्ड का यूज होगा, पॉइजनस वर्ड का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ये सभी शब्द इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है, जो इनके सिनोनिम्स के रूप में रखे जा रहे हैं, क्रिमिनल, ऑफेंसिव, हीनस, हार्मफुल, टॉक्सिक और पॉइजनस। लेकिन जब हम बात करेंगे इनके एंटोनिम्स के रूप में तो कुछ दूसरी चीज़ें आएंगी। तो पहले हम लोग सिनोनिम्स की बात कर लें। तो सिनोनिम्स के रूप में हम फिर यहाँ पे वर्ड क्या ले रहे हैं, क्रिमिनल शब्द लेंगे, क्योंकि व्यक्ति की बात कर रहा है तो व्यक्ति के रूप में क्रिमिनल शब्द ही सूटेबल है, जो मैलिफिसेंट वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम्स बन रहा है, ठीक है। जेनरस का हिंदी मीनिंग उदार होता है, खर्चीला होता है, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है। कनिंग का मतलब अति चालाक या कुटिल होता है, ठीक है। और फ्रेंडली का मतलब मित्रवत होता है, समझ रहे हैं।
तो अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक, तो अब इसका हम लोग करेक्ट आंसर बना लिए हैं, सिनोनिम्स भी लिख लिए हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा उसको भी थोड़ा सा हम लिखवाना चाहेंगे, उसको भी नोट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए अब इनको मैं हटा रहा हूँ, अब इसके बाद एंटोनिम्स इस पर हम रखेंगे। इसका एंटोनिम पार्ट जो होगा वो होगा आपका नॉन टॉक्सिक, इनोक्यूअस, यूजफुल, हेल्दी, बेनिफिशियल, ये वर्ड इनके रूप में होगा। और इसमें इनोक्यूअस वर्ड को पूछा जा चुका है, आपके एनडीए में इनोक्यूअस वर्ड को पूछा जा चुका है, जो चीज़ें नुकसान न पहुंचाती हों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड इनका एंटोनिम्स है, तो ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है इसका अगला। अब इसको हटा रहे हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आपका मिला है जिसमें लिखा है हिज सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड। हिज सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड। सोलेमनिटी को अंडरलाइन किया हुआ है और इसका ऑप्शन दे रखा है ग्रीड, ऑप्शन बी रखा है डिजायर, ऑप्शन सी रखा है ट्रस्ट और ऑप्शन डी रखा हुआ है डिग्निटी। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग देखिए, उसका आंसर बताइए। इस वर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर देख लीजिए आप लोग और बताइए इसमें क्या क्या बनाया जाए। जब हम लोग बात करते हैं सोलेमनिटी की, तो सोलेमनिटी का अर्थ होता है बहुत ही प्रभावशाली या प्रभाव से युक्त व्यक्ति या विचारों का गंभीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोलेमनिटी का जो मीनिंग होता है वह प्रभावशाली या शालीन, है ना, या विचारों का गंभीर व्यक्ति होता है। ग्रीड का अर्थ होता है लालच, डिजायर का अर्थ होता है इच्छा, ट्रस्ट का अर्थ सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं, और डिग्निटी का मतलब होता है गंभीर या उत्कृष्ट। ठीक है, ये मीनिंग आता है। अब इसके सिनोनिम्स की हम लोग बात करें तो सिनोनिम्स के रूप में आपका आएगा सीडेटनेस, स्टैडनेस, ग्रेविटी, डिग्निटी, सेरेमनी, और इसमें अगला है मजेस्टी। बहुत ही सम्मानित और गंभीर व्यक्ति के लिए सोलेमनिटी शब्द का इस्तेमाल होता है, जो इनका सिनोनिम्स बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स का सिनोनिम्स बनेगा सीडेटनेस, स्टैडनेस, ग्रेविटी, डिग्निटी, सेरेमनी, मजेस्टी। यानी यह व्यक्ति बहुत ही संभ्रांत होगा, गंभीर होगा, उत्कृष्ट होगा, वहाँ पर सोलेमनिटी शब्द का इस्तेमाल होता है। और दूसरा एक हिंदी मीनिंग होता है विधि सम्मत, नियम के अनुरूप कार्य करने वाले को भी हम सोलेमनिटी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो विधि सम्मत या नियम के अनुकूल रहने वाला, काम करने वाले व्यक्ति को भी सोलेमनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति काफ़ी स्थिर होगा, गंभीर होगा, है ना, दृढ़ होगा।
सीडेटनेस, स्टेडनेस, ग्रेविटी, डिग्निटी, ये सभी क्या है? वह उसकी गंभीरता या विधि सम्मतता को व्यक्त करने वाले शब्द हैं और इनके सिनोनिम्स बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोग ज़रूर नोट करिए और इस पर वर्क करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रख रहा हूँ और उसका क्या सॉल्यूशन होता है। अब इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो सॉरी, इसका जो आंसर होगा डी होगा। अगला वर्ड मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ, देखें। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिखा है हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। बाउंटी को उसने अंडरलाइन किया है और ऑप्शन बना रहा है बेनिवोलेंस। ऑप्शन बी में लिखा है गैलेंट्री। ऑप्शन सी में लिखा है नेपोटिज्म। ऑप्शन डी में लिखा है शिवालेरी। और इस तरह से ये सभी वर्ड्स इनके ऑप्शन के रूप में आ चुके हैं। करेक्ट इनका आंसर बनाना है, क्या होगा? ठीक है, बाउंटी जो वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है दयाशीलता या दानशीलता, उदारता। जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है उदारता, दयाशीलता या दानशीलता। ठीक है, ये वर्ड इसका बनता है। ठीक, तो उस आधार पे अगर हम देखें तो इसका करेक्ट जो आंसर होता है वो ए होता है। और बेनिवोलेंस का मतलब होता है दयाशीलता। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। और शिवालेरी का मतलब होता है शूरवीरता, अदम्य साहस शिवालेरी बताता है। ठीक है, तो शिवालेरी इसका नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा, गैलेंट्री नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? बेनिवोलेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेनिवोलेंट कल वर्ड आया था जो एडजेक्टिव फॉर्म था, आज का वर्ड बेनिवोलेंस नाउन फॉर्म में है। बाउंटीफुल भी इनका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है, बाउंटीफुल बोलते हैं, दयाशीलता है ना, दयाशील, उदार, उसका एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। और यहाँ पे नाउन फॉर्म में है तो नाउन फॉर्म में ही इसका अर्थ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें इनका सिनोनिम्स अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों ने लिखा भी है बिनाइन, काइंड, हम्बलनेस, ये वर्ड इनके सिनोनिम्स के रूप में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मर्सी भी आएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स के रूप में इन शब्दों को हम लोग बना रहे हैं और एक एक वर्ड पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, उसका सही सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब अगला वर्ड मैं बोर्ड पे रखता हूँ और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसमें है कि द हॉलोकास्ट वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियन। The Holocaust was experienced by millions। ये वर्ड है, इसमें हॉलोकास्ट का सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। हॉलोकास्ट का एग्जैक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? इसमें ऑप्शन के रूप में लिख रखा है ए सेलिब्रेशन, ऑप्शन के रूप में रखा है बी डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन के रूप में रखा है सी कंस्ट्रक्शन और ऑप्शन के रूप में रखा है डी ब्यूटीफुल।
ये वर्ड है और अब इनका सही सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। हॉलोकास्ट का जो मीनिंग आता है वो होता है विनाश, विध्वंस, ये इसका मीनिंग होता है। हॉलोकास्ट का जो मीनिंग होता है विनाश या विध्वंस होता है, ठीक है। उसका लाखों लोगों के द्वारा अनुभव किया गया था, ठीक है, ये हिंदी मीनिंग है। अब सेलिब्रेशन का मतलब आयोजन होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है, ब्यूटीफुल का मतलब आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वह होगा बी, डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन शब्द को हम लोग इसका आंसर बनाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स यदि हम इस पे लिखते हैं तो इसमें आपको मिलता है सिनोनिम्स के रूप में, जैसे हम लोगों ने लिखा डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन, इसमें नेक्स्ट है आपका डेमोलिशमेंट, डेमोलिशमेंट, रुइन, और इसमें फिर वर्ड है स्लैंडरस, स्लैंडरस। ये वर्ड इनके सिनोनिम्स के रूप में होंगे, आप इन्हें लिख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, जो चीज़ें हम लोग को बहुत ही उपयोगी होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड के रूप में, और उसमें हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल, हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल। ये क्वेश्चन है जिसमें अवर्जन को अंडरलाइन किया गया है, और इसमें जो लिखा गया है ऑप्शन के रूप में उसमें हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, नेक्स्ट है बी हॉस्टिलिटी, नेक्स्ट ऑप्शन सी है ह्यूमिलिटी, और नेक्स्ट वर्ड आपका डी है हम्बलनेस। ये ऑप्शन के रूप में है और इसका सही मीनिंग क्या होगा, सही वर्ड क्या होगा, इसको आप लोग चुनिए और बताइए। इस पे थोड़ा सा समय आप लोग दीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इस वर्ड का करेक्ट आंसर निकालना है। जब हम बात करते हैं इस वर्ड के हिंदी मीनिंग पे, तो हिंदी मीनिंग में नफ़रत शब्द आता है, विरोध शब्द आता है, शत्रुता शब्द आता है, घृणा शब्द आता है, ठीक है, हिंदी मीनिंग के रूप में। हॉस्पिटैलिटी जो वर्ड है, हॉस्पिटैलिटी के लिए हम लोग करते हैं सेवा या सही व्यवहार। हॉस्टिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है शत्रुता, ह्यूमिलिटी का मतलब दयाशीलता होता है, और हम्बलनेस का मतलब विनम्रता होता है। अब इसके अनुसार हम लोग अगर जो मीनिंग निकाल रहे हैं सिनोनिम्स के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है बी। और इसके साथ में हम लोग अगर सिनोनिम्स इनका लिखते हैं तो सिनोनिम्स के रूप में आता है रिपल्शन, हैटर्ड। चूँकि ये नाउन फॉर्म में है तो यहाँ पे नाउन वर्ड्स को ही हम लोग शामिल करेंगे। इसमें असंगतता की बात आती है तो इनकॉन्ग्रुइटी भी आता है।
कंपैटिबिलिटी भी आता है। इसमें आपका नेक्स्ट है डिसएग्रीमेंट, असहमति या रिपग्नेंस वर्ड भी शामिल होता है। और ये सभी शब्द इनके सिमिलर वर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। हॉस्टिलिटी भी आएगा, एंटागोनिस्ट भी आएगा, ध्यान रखिएगा, एंटागोनिस्ट भी आएगा। ये वर्ड्स इनके सिनोनिम्स के रूप में होंगे। विरोध, शत्रुता की बात करते हैं तो वहाँ पे अपोजिशन को भी हम लिख सकते हैं, है ना। ये घृणा, नफरत, शत्रुता, वैर के भाव को व्यक्त करने वाला वर्ड होता है, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या होता है और उस पर हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है टू बी एबल टू डिसाइफर, टू बी एबल टू डिसाइफर समथिंग इज वंडरफुल, समथिंग इज वंडरफुल, ये वर्ड है। डिसाइफर के नीचे उसने अंडरलाइन कर दिया है और डिसाइफर का एग्जैक्ट वर्ड हमें चुनना है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में लिखा है डिकोड, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एनकोड, ऑप्शन सी में लिखा है सिमुलेट, ऑप्शन डी में लिखा है एनिमेट। अब ये वर्ड्स आपके पास आ चुके हैं एक, और उनको अब समझना है, उनके अनुसार सही चीज़ें जानना है। डिसाइफर जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ब के फॉर्म में है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, और इसका मतलब होता है गूढ़ रहस्य को खोलना, गूढ़ रहस्य को उजागर करना, हिंदी मीनिंग होता है ना। गूढ़ रहस्य को खोलना या उजागर करना इसका हिंदी मीनिंग होता है, या कोई जटिल चीज़ को समझाना, आसान भाषा में समझाना, ठीक है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब शब्दों पे बात करते हैं तो डिकोड का मतलब होता है रहस्य खोलना, उजागर करना। एनकोड का मतलब रहस्य बनाना होता है, या हम किसी चीज़ को कोड के माध्यम से बंद कर दें, ढक दें, उसे एनकोड कहते हैं, यानी सीधा जान लीजिए कोड लगाना होता है, ठीक है। सिमुलेट का मतलब होता है समान समय में होना, समय में होना, और एनिमेट का मतलब होता है सक्रिय होना, ठीक है, या करना शब्द आता है इसमें, ठीक। तो एनिमेट किसी चीज़ को सचल बनाना, सिमुलेट किसी एक समय में चीज़ों को एक साथ ले चलना, एनकोड का मतलब कोड लगाना या उसे जटिल बनाना। डिकोड का मतलब रहस्य उजागर करना या रहस्य खोलना अर्थ होता है। डिसाइफर का मतलब भी यही होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। अब इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स के रूप में इनके वर्ड्स हो जाएंगे डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब उजागर करना, भेद बताना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स के रूप में होगा एक्सप्लेन। इसका सिनोनिम्स के रूप में होगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इसलिए लिखा जा रहा है कि किसी एक जटिल भाषा को दूसरे सहज भाषा में अनुवादित करना, व्याख्या करने के सेंस में ला रहा है।
तो वहाँ पे ट्रांसलेट शब्द भी शामिल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करना होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं तो उसको आसान भाषा, अपनी भाषा में यदि अनुवाद कर लें तो उसे सहज ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ट्रांसलेट का भी वर्ड यूज करते हैं। कंस्ट्रू एक वर्ड होता है, कंस्ट्रू का अर्थ होता है समझाना। कंस्ट्रू शब्द होता है और इसका मतलब होता है समझाना, ठीक है। एक वर्ड और जो आप जानते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करना, स्पष्ट करना, समझाना, ठीक है। तो इंटरप्रेट भी हम लोग करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, इंटरप्रेट, ठीक है। अब इसी तरह से अन्य वर्ड्स को भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मेक अंडरस्टैंड वर्ड भी है, इसका अर्थ होता है समझाना। तो ये सभी शब्द इनके क्या बन जाएंगे, सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स के रूप में होंगे। इसमें एक वर्ड जो आपको बता रहा हूँ, कंस्ट्रू, भी आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है, उस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए इसको जानने की ज़रूरत है। रहस्य उजागर करना, किसी चीज़ को सहज भाषा में समझाना, व्याख्या करना, इनका सिनोनिम्स बनता है। अगला और लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड पे हम लोग बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें लास्ट वर्ड आपका बनता है जिसमें लिखा है इट इज़ अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट। It is opportune time to think about investment in the real estate sector. रियल एस्टेट सेक्टर, बड़ा लंबा सेंटेंस है। इसमें अपॉर्चून शब्द को शामिल किया है और उसका सिनोनिम्स बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन के रूप में उसने दे रखा है यहाँ पर ऑनरेरी। ऑप्शन बी के रूप में लिख रहा है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट। ऑप्शन सी के रूप में लिख रहा है डिफ़िकल्ट और ऑप्शन डी के रूप में लिख रहा है अनसुटेबल। अनसुटेबल। अब इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा उसको ढूंढना है। यहाँ पे अपॉर्चुन का मतलब कहें उचित समय, सही समय, है ना, ये हिंदी मीनिंग होता है। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, जो वेतन न लेता हो। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। अनसुटेबल का मतलब होता है अनुचित। और इस तरह से हम देखें तो इसका एग्जैक्ट वर्ड बनता है आपका बी, और ये वर्ड आपका सिनोनिम्स के रूप में होता है और इसका आंसर बनता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की, मतलब अपॉर्चुन के सिनोनिम्स की, तो अपॉर्चुन के सिनोनिम्स में उपयुक्त शब्द आता है और उपयुक्त शब्द के लिए हम लोग लिखते हैं जो हमारे अनुकूल हो। उपयुक्त या अनुकूल, है ना, इस पर और भी वर्ड लिख लेंगे तो अनुकूल शब्द भी होगा, ठीक है। जिसमें आपका आ रहा है प्रोपिशस। प्रोपिशस वर्ड है आपका, जिसमें एडवांटेजियस है, जो लाभदायक है। इसमें दूसरा वर्ड्स आपका होगा फेलिसिटस। फेलिसिटस। और नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगलकारी, कार्य के योग्य समय, है ना, अनुकूल समय। तो इसमें आपका प्रोपिशियस, एडवांटेजियस, फेलिसिटस और शब्द इसमें आपका आएगा। ये इसके सिनोनिम्स के रूप में होंगे। ये पूरे वर्ड्स आपको बता रहे हैं, ये पूरे वर्ड्स इनके सिनोनिम्स के रूप में होंगे, जो उपयुक्त या उचित शब्द के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। ये पूरा सिनोनिम्स बनता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो सिनोनिम्स का पूछा गया था एनडीए के 2021 सेकंड पेपर में, उसका पूरा सॉल्यूशन और आंसर, उसके साथ साथ जो रिलेवेंट उसके सिनोनिम्स थे उनको मैंने लिख दिया और उन पर आप लोगों को ध्यान देना है, काम करना है। कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर हम लोग कल एक नए वर्ड्स के साथ मिलते हैं, एंटोनिम्स जो इसका सेक्शन बचा उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद एंड थैंक यू।